नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं NCERT भूगोल क्लास 9th के MCQs। दोस्तों NCERT भूगोल क्लास 9th MCQs। दोस्तों इस वीडियो में क्लास 9th की भूगोल की जो पुस्तक है उसके सारे ही MCQs हैं, इसके अलावा कोई भी MCQ छूटा नहीं है। तो अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि परीक्षक परीक्षा में डायरेक्ट ही इन किताबों से प्रश्न उठा लेता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, उड़ीसा। दोस्तों जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, नेपाल। दोस्तों इन सभी राज्यों की सीमाएं नेपाल को छूती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और दीव और दमन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, लक्षद्वीप। दोस्तों जो कवरत्ती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, यहाँ पर लक्षद्वीप जाना पड़ेगा अपन को, कवरत्ती लक्षद्वीप में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, ताजिकिस्तान। दोस्तों ताजिकिस्तान भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ये सभी भारत के पड़ोसी देश है। इन सभी देशों की सीमाएं भारत को स्पर्श करती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से। पहला प्रश्न अगली इकाई से। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो कहलाता है तट, प्रायद्वीप, द्वीप और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, प्रायद्वीप। दोस्तों ऐसा भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ रहता है वो प्रायद्वीप होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, पूर्वांचल। दोस्तों जो पूर्वांचल के जो पर्वत है वो म्यांमार को भारत की सीमा से अलग करते हैं, भारत के बीच की सीमा निर्धारण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण और उत्तरी सरकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, कन्नड़। दोस्तों गोवा के दक्षिण में जो पश्चिम तटीय पट्टी है वो उसे कन्नड़ कहा जाता है, जबकि उत्तरी सरकार और कोरोमंडल ये पूर्वी तट के पट्टियां हैं, पूर्वी तट के प्रदेश हैं, जबकि कोंकण है ये गोवा के उत्तर में स्थित है। अपन से गोवा के दक्षिण में पूछा है तो वो आएगा कन्नड़। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा और खासी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, महेंद्रगिरी। दोस्तों पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है और इस महेंद्रगिरी पर्वत की जो ऊंचाई है वो दोस्तों है 1500 मीटर। 1500 मीटर इस महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर घ, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जो वूलर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 9th की क्लास किताब से है, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी और पश्चिमी घाट के ढाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, अमरकंटक। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर, वूलर, डल, गोविंद सागर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, सांभर। दोस्तों जो सांभर झील है ये भारत की लवणीय जल वाली या खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, तापी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, तापी। दोस्तों तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों पश्चिम की तरफ जो नदियां जाती है वो भ्रंश घाटियों में होकर बहती है, जैसे नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहती है, तापी भ्रंश घाटी में बहती है। ये महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा ये पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियां हैं ये 3, जबकि जो तापी है ये अरब सागर की तरफ बहती है। चलिए अगला प्रश्न है अगली इकाई से, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक? सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम और गुवाहाटी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, मासिनराम। दोस्तों विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में वो मासिनराम में होती है। ये सभी भारत के स्थल हैं, इस वजह से यहाँ पर विकल्प के हिसाब से अपना गे सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, लू। दोस्तों उत्तरी मैदानों में जो ग्रीष्म ऋतु में पवन बहती है, हवा चलती है, उसे लू कहते हैं। ये गर्म धूल भरी आंधियां होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय उदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी और दक्षिण पश्चिम मानसून। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ है इनकी वजह से ही सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो यहाँ पर ख अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में मानसून आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में और अगस्त के प्रारंभ में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, जून के प्रारंभ में। दोस्तों जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है इसी इकाई का, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन और ठंडी रातें और ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। दोस्तों भारत में शीत ऋतु की विशेषता यही है कि ठंडा दिन होता है और ठंडी रातें होती है शीत ऋतु में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दोस्तों जो रबड़ है, रबड़ का जो पेड़ है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है, ये वनस्पति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर क है 100 सेंटीमीटर। दोस्तों वैसे तो सिनकोना के जो वृक्ष है उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं, जो सदाबहार वन है ये वन जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन विकल्प के हिसाब से अपने क सही होगा 100 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग ओडिशा। दोस्तों जो सिमलीपाल है जीवमंडल नीचे है ये ओडिशा राज्य में स्थित है, भारत के ओडिशा राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचों में लिए गए हैं? मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न के सभी उत्तर सही है। मानस भी है, नीलगिरी भी है, मन्नार खाड़ी भी है और नंदा देवी भी है। ये चारों ही जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचों में स्थान रखते हैं, तो यहाँ पर चारों विकल्प अपने सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 अगली इकाई से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग प्रस्थान एवं आगमन दोनों के क्षेत्र में। दोस्तों प्रवास जो है वो प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में और आगमन वाले क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है। तो विकल्प नंबर ग यहाँ पर अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जनसंख्या में बच्चों का बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर और अधिक विवाहित जोड़े। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क उच्च जन्म दर। दोस्तों जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा जो अनुपात होता है वो उच्च जन्म दर को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। विकल्प नंबर ख अपना सही है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 इसी इकाई का। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, जो किसी भी भाषा को पढ़ एवं लिख सकता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, जो पढ़ना लिखना एवं अंकगणित तीनों जानता हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, उसी को 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति कहा गया है। तो विकल्प नंबर ग अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये इतने ही प्रश्न है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।